हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिनो पेमेंट्स बैंक ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है जो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है एंड इसकी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग होगी। इस वीडियो में जानेंगे हम इस कंपनी के बारे में, इसका आईपीओ स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, बट उससे भी पहले जानते हैं दैट ये पेमेंट बैंक होते क्या है। पेमेंट्स बैंक अपने आप में एक यूनिक बैंक होते हैं। बेसिकली जब आप एक नॉर्मल बैंक को लेते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, उसके हाथ पैर काट देते हैं एंड उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो पेमेंट बैंक बन जाता है। नहीं समझे? बेसिकली पेमेंट्स बैंक वो बैंक होते हैं जो कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकते, कस्टमर्स से फिक्स डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट नहीं ले सकते। यस, वो सेविंग एंड करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट जो इनके सेविंग एंड करंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने बैंक अकाउंट में पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते, एक महीने में 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते एंड पूरे साल में किसी भी टाइम आपका रनिंग बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। हालांकि गवर्नमेंट ने 1 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। ऐसे ही ये बैंक्स एनबीएफसी सर्विसेज के लिए सब्सिडरी कंपनी नहीं ओपन कर सकते, एनआरआईज इंडिविजुअल्स इन बैंकों में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते एंड जो पेमेंट बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसका उन्हें एटलीस्ट 75% गवर्नमेंट या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड जो इनके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, बेसिकली जो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में बैलेंस होता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई मीन अगेन जो उनके पास सरप्लस कैश होता है उसे भी वो हाई इंटरेस्ट यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो पेमेंट बैंक्स को कंप्लाई करनी पड़ती है। नाउ क्वेश्चन आता है दैट पेमेंट्स बैंक अर्निंग कैसे करते होंगे। तो बेसिकली पेमेंट बैंक्स की अर्निंग होती है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के चार्जेस से। पेमेंट्स बैंक थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और एज एन इंटरमीडियरी काम करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या फिर गोल्ड लोन हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टिकट बुकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल रिचार्जेस, डीटीएच रिचार्जेस, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एंड यही रीजन है दैट इस बैंक का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक एंड यही इन बैंक्स की अर्निंग का एक मेन सोर्स होता है। अगर हम फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये इस बैंक की अर्निंग की कुछ सोर्सेस हैं एंड जो पेमेंट्स बैंक होते हैं उनको अपने नाम के पीछे पेमेंट्स बैंक लिखना पड़ता है। जब आरबीआई ने पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो काफी सारे कॉर्पोरेट ने लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया था एंड काफी सारे कॉर्पोरेट्स को लाइसेंसेस मिले भी थे एंड पेमेंट बैंक को एटलीस्ट 25% टच पॉइंट्स अनबैंक्ड एरियाज में एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। बट बाद में जब उन्होंने ये कंडीशंस देखी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो काफी सारे कॉर्पोरेट्स ने तो लाइसेंस को सरेंडर भी कर दिया था एंड यही रीजन है दैट आज की डेट में इंडिया में सेलेक्टेड पेमेंट बैंक्स हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे दैट पेमेंट्स बैंक नाम में तो बैंक जरूर है बट वो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ लिमिटेड सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं एंड उन लिमिटेड सर्विसेज में एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी या हाई ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये इंडिया के कुछ पेमेंट्स बैंक में से एक है, तो इस बैंक का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप बिजनेस, इस बैंक का कस्टमर फोकस इनोवेटिव मॉडल एंड इस बैंक के हाईली एक्सपीरियंस प्रोमोटर, ये इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो अनसर्व्ड अनबैंक्ड सोसाइटी है उसको बैंकिंग की सर्विसेज मिल सके। ये एक छोटा सा ब्रीफ था दैट पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं एंड फिनो पेमेंट बैंक कैसे अर्निंग करता है। काफी सारे जो स्मार्ट कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने तो बैंक का लाइसेंस काफी टाइम पहले ही सरेंडर कर दिया था। कुछ पेमेंट्स बैंक है जो आज की डेट में ऑपरेशनल है। सो वी कैन से दैट पेमेंट बैंक प्रोमोटर्स के लिए अपने आप में एक घाटे का सौदा ज्यादा होता है एंड यही रीजन है दैट काफी सारे कॉर्पोरेट्स ने काफी टाइम पहले ही अपने पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस को सरेंडर कर दिया था एंड इसी वजह से अब इंडिया में सेलेक्टेड पेमेंट बैंक्स ही बचे हैं। एंड जो सेलेक्टेड पेमेंट बैंक बचे हैं, अगर उनके प्रमोटर्स को लगता है दैट ये बिजनेस एक वायबल बिजनेस मॉडल नहीं है तो अब अगर उनको इस बिजनेस से एग्जिट करना है तो उसमें आईपीओ भी एक काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो नाउ सपोज अगर फिनो पेमेंट बैंक के प्रमोटर को लगता है दैट ये बिजनेस मॉडल अपने आप में प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है और उनको इस बिजनेस मॉडल से निकलना है तो आईपीओ भी अपने आप में एक जरिया हो सकता है एंड देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के प्रमोटर्स इसी रीजन की वजह से इस बैंक का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। इस बैंक का टोटल आईपीओ साइज है 1229 करोड़ रुपीस का, इसमें से 300 करोड़ रुपीस का फ्रेश इश्यू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। मतलब इस कंपनी के आईपीओ में मेजर कंपोनेंट ऑफर फॉर सेल है एंड जो पैसे फ्रेश इश्यू के थ्रू इस बैंक के पास आएंगे उन पैसों का ये बैंक यूज करेगा अपनी टायर 1 कैपिटल को मेंटेन करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। इस बैंक का आईपीओ ओपन होगा 29 अक्टूबर को, 2 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 12 नवंबर को इस बैंक की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 560 से 577 रुपीस का प्राइस बैंड है एंड 25 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,225 रुपीस की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,87,525 रुपीस की। अभी तक हमने इस बैंक के बारे में जाना, इसका आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। इस बैंक के टोटल एसेट्स एंड टोटल बोरोइंग ये 27 एंड 28% के CAGR से इंक्रीज होती जा रही है।
बेसिकली ये बैंक अपने लोन लेकर एसेट बिल्डअप करता जा रहा है। ये इस बैंक की बोरोइंग पोजीशन है जो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। इस बैंक की सेल्स मेयर 7% के CAGR से इंक्रीज होती जा रही है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास स्टैंड करती है मार्च 2021 में। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की देखें तो ईयर एंडिंग मार्च 2021 में एंड क्वार्टर एंडिंग जून 2021 में इस बैंक ने प्रॉफिट क्लॉक किया है। ये बैंक पहले लॉस मेकिंग बैंक था, बाद में इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट क्लॉक किया है। इसी वजह से हम इनकी रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, कैश फ्लो, इस सब की बात नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस बैंक के IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? इस IPO को सब्सक्राइब करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि जब भी कोई यूनिक IPO मार्केट में आता है तो मार्केट हमेशा उसे एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक का IPO है तो अपने आप में एक यूनिक IPO है। दूसरा है पेमेंट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस, इसका फ्रेमवर्क एंड इसका पास्ट। राइट नाउ पेमेंट बैंक्स के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है एंड पेमेंट्स बैंक को इन सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रॉफिट कमाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है एंड यही एक रीजन है दैट पास्ट में काफी सारे कॉर्पोरेट्स को जो पेमेंट बैंक के लाइसेंस मिले थे उन्होंने अपने लाइसेंस भी सरेंडर कर दिए हैं। अगला है इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी। पहले ये बैंक लॉस मेकिंग बैंक था, रिसेंट में इस बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉक की है। ये अपने आप में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव इस वजह से बिकॉज पहले बैंक लॉस मेकिंग बैंक था, अब ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक हो गया तो मे बी फ्यूचर में भी ये बैंक प्रॉफिट कमाता रहे। नेगेटिव इसलिए हो सकता है दैट प्रोमोटर्स इस बैंक का IPO लेकर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं फेवरेट मार्केट कंडीशंस को देखकर प्रोमोटर इस बैंक से एग्जिट करना चाह रहे हो एंड जो प्रॉफिट क्वांटम है वो भी कुछ इतना खास नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रोमोटर ने अच्छे IPO रिस्पॉन्स के लिए बुक्स भी कुकअप की हो। अगला है इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटी रहने वाली है। फ्री फ्लोट हमें बाद में पता चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं दैट ये बैंक बाद में ऑपरेटर्स के रडार पर आता है और ये नेक्स्ट पारस डिफेंस बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस IPO की PE वैल्यूएशन। ये IPO 220 से भी ऊपर के PE वैल्यूएशन पर आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन जाती है बिकॉज पेमेंट बैंक अपने आप में एक लॉस मेकिंग मॉडल लगता है एंड यहाँ पर ये एक्स्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन पर IPO लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।